दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 26 दिसंबर 2025 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट और दुनिया की बिग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे लेबनान पर फिर बड़ी एयर स्ट्राइक्स, हिजबुल्लाह के ठिकाने उड़ाने का दावा, अगले 5 दिन खतरनाक, गजा में पहली बार बंदूक के दम पर बेदखली, गजा के गद्दारों ने अपने ही लोगों को खदेड़ा, गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म के स्टाइल में फैलाई दहशत, ईरान के खिलाफ नई साजिश आई सामने, ईरान बोला अंदरूनी मोर्चे पर भी दुश्मन होगा फेल, इसराइल और सीरिया की डील के लिए रूस की एंट्री, बैक सीट पर अमेरिका, साउथ सीरिया बना पावर गेम का मैदान, और अमेरिका ने की एयर स्ट्राइक्स, नाइजीरिया में आईएसआईएस के ठिकाने उड़ाए, ईसाइयों पर जुल्म बना वजह। शुरुआत करते हैं इस शो की लेबनान से। लेबनान में आज फिर बड़े और भारी हमले हुए हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस्राएली आर्मी यानी कि आईडीएफ का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह की एलीट रदवान फोर्स की ट्रेनिंग साइट और कई वेपन डिपो पर एयर स्ट्राइक्स की हैं। आईडीएफ के मुताबिक ये ठिकाने हिजबुल्लाह हमलों की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर रहा था, इसीलिए इन्हें निशाना बनाया गया। ये हमले ऐसे वक्त में हुए जब एक दिन पहले ही सीरिया बॉर्डर के पास और साउथ लेबनान में इस्राएली हमलों में 3 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले आईडीएफ ने दावा किया था कि उसने लेबनान में एक हमले के दौरान ईरान की कुद्स फोर्स के एक मेंबर को भी मार गिराया है। आईडीएफ का दावा है कि हिजबुल्लाह के कई मिलिट्री स्ट्रक्चर तबाह किए गए हैं और इसराइल अपने खिलाफ किसी भी खतरे को ऐसे ही हटाता रहेगा। उधर अमेरिका के भारी प्रेशर और बड़े टकराव के डर के बीच लेबनानी हुकूमत ने हिजबुल्लाह को निहत्था करने यानी डिसआर्म करने का वादा किया है, जिसकी शुरुआत साउथ लेबनान से की जानी है। लेबनान की आर्मी का प्लान है कि लितानी दरिया के साउथ वाले इलाके में इस साल के आखिर तक, साल में तो 5-6 दिन बचे हैं, तो इस साल के आखिर तक हिजबुल्लाह के हथियार ले लिए जाए। ये लेबनानी आर्मी की कोशिश है, लेकिन इसराइल को लेबनानी आर्मी की काबिलियत पर शक है। उसका इल्जाम है कि हिजबुल्लाह चोरी छिपे फिर से हथियार जमा कर रहा है, जबकि हिजबुल्लाह साफ कह चुका है कि वो अपने हथियार किसी सूरत में हैंड ओवर नहीं करेगा, सरेंडर नहीं करेगा। हालांकि अगले 5 दिन, आप समझ सकते हैं ना, इस साल का आखिर 5 दिन, ये लेबनान में कुछ बड़े खेल होने के इम्कान जता रहे हैं। क्या लेबनानी आर्मी कामयाब होगी हिजबुल्लाह के हथियार लेने के लिए, या वो हैंड्स अप कर देगी और इसराइल बड़े हमले करेगा हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाले इलाकों पर? देखना होगा। गजा से बड़ी और अहम खबर आई है। गजा में पहली बार बंदूक के साए में बेदखली का अमल शुरू हो गया है। इसराइल के पैसों पर पलने वाले गजा के गद्दार अब गजा के लोगों को ही खदेड़ रहे हैं। खबर के मुताबिक गजा सिटी के है अल तुफा में कल एक आर्म्ड गैंग ने, एक हथियारबंद गैंग ने हवा में फायरिंग की। इस गैंग का नाम बताया जा रहा है रामी हलस ग्रुप। नया आ गया है, इलाका वही है जो इसराइली येलो लाइन के करीब पड़ता है, वहीं से लोगों को खदेड़ा जा रहा है। दोपहर होते होते वही लोग लौटे, फिर से लाउड स्पीकर उठाया, हुक्म सुनाया, सुनो सुनो, सूरज ढलने से पहले सभी लोग घर खाली कर दो, जो नहीं जाएगा वो गोली खाएगा। जी, धमकी सीधी यही दी गई। ये गद्दार किसी दरवाजे तक नहीं गए, डर था कि लोग पलटकर वार न कर दें। दूर से ही गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी के सरदार खान की तरह गाड़ी पर बैठकर धमकी देते रहे, हेलो हेलो, घर छोड़ दो, इलाका खाली कर दो। दूर से ही दहशत फैलाते रहे। हिम्मत नहीं थी पास आने की इसराइल के हथियार होने के बावजूद। उनके ऐलान में कहा गया ये इसराइल के ऑर्डर्स हैं। इसराइल बताए क्या उन्होंने इसे हथियार दिए इस नए ग्रुप को? क्या उन्होंने इसे भेजा? हकीकत यह है कि इसराइली फोर्सेस महज 150 मीटर दूर तैनात थीं, सामने से देख रही थी ये सब होते हुए, कहा गया। सीज फायर के बाद जिन घरों में लोग लौटे थे वही घर फिर से छूटने लगे हैं। वेस्ट गजा सिटी की तरफ काफिले चल निकले। 240 से ज्यादा लोग, जो बचा कुचा था, वहीं छोड़कर निकल गए इन लोगों के ऐलान के बाद। मैदान से मिली जानकारी बताती है कि मंगल और बुध की रात इस्राएली फोर्सेस ने वहां पीले ड्रम गिराए थे, बिना बारूद के। कोई इवैक्यूएशन का ऐलान नहीं हुआ था। इसके बाद ये सीन हुआ, यानी पहले उन्होंने निशान बना दिए कहां तक लोगों को हटाना है, पीले ड्रमों के निशान बनाए गए। इलाका पहले सेफ बताया गया था, लेकिन अब इल्जाम साफ है येलो लाइन को और आगे बढ़ाने के लिए ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं। यानी येलो लाइन, इसराइल का कब्जा और बढ़ाया जा रहा है, गजा और सिकुड़ रहा है। पहले डर, फिर जमीन खाली करवाना और फिर कब्जा। गजा में आज घर सिर्फ दीवारों से बनी इमारत नहीं, बल्कि हर घर खुद से एक सवाल पूछता है, हम कितनी बार उजड़ेंगे, हम कितनी बार तबाह होंगे? हर घर का सवाल खुद से यही है। ईरान की खबर लेते हैं। ईरान के खिलाफ
एक नई साजिश रची जा रही है जिसका मकसद सीधे मिलिट्री एक्शन के बजाय मुल्क को अंदर से कमजोर करना है। इस्फहान में एक फोरम से खिताब करते हुए ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने वार्निंग दी कि ईरान के दुश्मन इकोनॉमी और समाज में उथल पुथल पैदा करके ईरान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। अराक्ची ने कहा कि ये साजिश किसी जंग के मैदान में नहीं बल्कि महंगाई, इकोनॉमिक दबाव और लोगों के बीच बेचैनी के जरिए अंजाम दी जाएगी। आगाह किया ताकि ईरान की अंदरूनी ताकत को खोखला किया जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी तमाम कोशिशें पहले भी नाकाम रही हैं और ये नया प्लान भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। जून में इसराइल के साथ हुई 12 दिन की हवाई जंग का हवाला देते हुए अराक्ची ने कहा कि उस दौरान ईरान की प्रिजर्वेरेंस ने दुश्मन की साजिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। उनके मुताबिक दुश्मनों को यह गलत फहमी थी कि वो कुछ ही दिनों में ईरान से बिना शर्त के सरेंडर करवा लेंगे, लेकिन ईरानी आवाम और आर्म्ड फोर्सेस की मजबूत यूनिटी ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये जंग हिस्ट्री में रेजिस्टेंस की एक बड़ी मिसाल बन गई है और इसने साफ पैगाम दिया है कि ईरानी आवाम किसी भी तरह की जुल्म या दादागिरी के आगे झुकने वाली नहीं है। दरअसल ये पैगाम जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने दिया वो दुश्मनों से ज़्यादा अपनी आवाम को दिया कि बटना मत, तुम्हारे बीच बंटवारा बोया जाने के इम्कान है, तुम्हें निज़ाम के खिलाफ खड़े करने के इम्कान हैं, बटना मत, बर्बाद हो जाओगे। जो अपनी आवाम के खिलाफ खड़े हुए, अपनी हुकूमत, अपने निज़ाम के खिलाफ खड़े हुए, उस आवाम का हाल देख लो। अब ज़रा रशिया का खेल समझिए, ऊंचा खिलाड़ी बन रहा है। रूस ने इसराइल और सीरिया के बीच सिक्योरिटी डील की खामोश कोशिश शुरू कर दी है और इस कोशिश को अमेरिका की हिमायत हासिल है। तो क्या अब ट्रंप में अकेले का जोर नहीं रहा कि अब उन्हें भी समझौता करवाने के लिए पुतिन की जरूरत पड़ने लगी है? पुतिन का बीच में आना यह बताता है कि शायद अल-शरा इस डील के लिए राजी नहीं थे, वरना इसराइल को मनवाने के लिए तो अमेरिका ही काफी है और अल-शरा को भी, यानी अल-शरा को मनवाने के लिए पुतिन को लाया गया है अमेरिका की हिमायत से। आइए 26 दिसंबर की इस बड़ी खबर को जरा डिटेल में समझते हैं। खेल बड़ा है, रूस पर्दे के पीछे बड़ा खेल खेल रहा है। मकसद है सीरिया और इसराइल के बीच एक सिक्योरिटी पैक्ट, न तुम हम पे हमला करो न हम करेंगे। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरी कोशिश को अमेरिका का अप्रूवल हासिल है। इसराइल के सरकारी मीडिया हाउस कान के मुताबिक रूस और सीरिया अपने रिश्ते दोबारा मजबूत करने में जुटे हैं। ये वही रूस है जिसने कभी बशर अल असद की फौज को मिलिट्री सहारा दिया था और जिस पर आज भी कई सीरियाई शक करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर तस्वीर बदल रही है। रूस ने एक बार फिर सीरिया के लताकिया इलाके में फौज और मिलिट्री इक्विपमेंट डिप्लॉय किए हैं, यानी रशियन फौजी और रशियन मिलिट्री साजो सामान सीरिया की जमीन पर फिर से आ गया है। असद की हुकूमत गिरने के बाद रूस की मौजूदगी कम हुई थी सीरिया में, लेकिन अब फिर उसकी वापसी दिख रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस चाहता है कि साउथ सीरिया में सीरियन आर्मी दोबारा तैनात हो, वैसे ही जैसे दिसंबर 2024 से पहले थी। साउथ सीरिया जो इसराइल के कब्जे वाले इलाकों से लगता इलाका है, लेकिन इसराइल की लाइन साफ है कि उसे पूरा साउथ सीरिया डिमिलिटराइज या बिना हथियारों के चाहिए। इसराइल को डर लगता है कि यहां अगर हथियारबंद लोग या फोर्सेस रहें तो कभी भी इसराइल पर हमला हो सकता है। डर इसराइल की पहचान है। दोस्तों, अब दिलचस्प मोड़ यहां आता है। देखिए, इसराइल तुर्की के बढ़ते असर से बेहतर वहां रूस की मौजूदगी को ज्यादा पसंद कर रहा है। उधर सऊदी अरब ने भी साफ वार्निंग दे दी है कि सीरिया में इसराइली हमले और दखल अगर ऐसे ही जारी रहा तो रियाद तेल अवीव के नॉर्मलाइजेशन का रास्ता और दूर चला जाएगा, यानी सऊदी अरब इसराइल के साथ कोई रिश्ते सुधारेगा नहीं और मुश्किल हो जाएगा। दो रियासती हल की बात पहले से ही है शर्त, यानी सीरिया की जमीन पर सिर्फ फौजें नहीं बल्कि बड़े पावर ब्लॉक्स का फ्यूचर भी आमने सामने आकर खड़ा हो गया है। और यहां झुकना सिर्फ इसराइल को होगा, क्योंकि अल-शरा असद वाली चाल चलते हुए रूसी फोर्स को फिर से सीरिया में आने का सिग्नल दे चुके हैं, बल्कि फाटक खोल चुके हैं। आ चुकी है रशियन फौज। गेम बदल रहा है। नाइजीरिया से ग्राउंड पर एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। अमेरिका ने आईएस के ठिकानों पर यहां सीधा हवाई हमला किया है। नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया में अमेरिकन फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक्स की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि ये स्ट्राइक्स पावरफुल एंड डेडली थी और आईएस के लड़ाकों को निशाना बनाया गया। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले सुकोता स्टेट में हुए, नाइजीरिया के।
अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट की अफ्रीका कमांड ने कहा कि इस ऑपरेशन में आईएसआईएस के कई लड़ाके मारे गए। ये एक्शन नाइजीरियन अथॉरिटीज की दरख्वास्त पर किया गया था। यानी ऐसा नहीं है कि नाइजीरिया लोग को पता नहीं था, नाइजीरिया की हुकूमत को। नाइजीरियन अथॉरिटीज ने, नाइजीरियन हुकूमत ने ही दरख्वास्त की थी अमेरिका से कि भैया हमले करो, ये दहशतगर्द सब तबाह कर रहे हैं। हालांकि अब तक मारे गए दहशतगर्दों की सही गिनती सामने नहीं आई है। नाइजीरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी जुमे की सुबह एयर स्ट्राइक्स की तस्दीक कर दी। खास बात यह है कि ये स्ट्राइक्स क्रिसमस डे के दिन या शाम में की गई, जिनकी रिपोर्ट्स अब आपके सामने आ रही हैं। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा, मैंने पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर ईसाइयों का कत्ल बंद नहीं हुआ तो जवाब आएगा, और जवाब आ गया। ये ट्रंप का बयान है। दोस्तों, ग्राउंड पर माहौल अब भी टेंशन भरा है। ये ट्रंप के मौजूदा दौरे हुकूमत में नाइजीरिया में पहला डायरेक्ट यूएस मिलिट्री एक्शन है। पिछले कुछ महीनों से लगातार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि नाइजीरिया में ईसाइयों को बड़ा खतरा है। हालांकि इस स्टैंड को लेकर मुल्क के अंदर बहस भी तेज है। कुछ लोग इसे दहशतगर्दी के खिलाफ जरूरी एक्शन बता रहे हैं, तो कुछ का कहना यह है कि इससे पहले से सेंसिटिव हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईसाइयों के लिए काम करें, अच्छी बात है, कत्लो गालत किसी का नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप को वेस्ट बैंक नजर आता है, जिसकी जमीनों पर इसराइल अपना नाजायज कब्जा बढ़ाता जा रहा है और वेस्ट बैंक में लोगों पर गोलियां चलाता जा रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ईसाइयों के राष्ट्रपति हैं, सदर हैं? सवाल यह है। तो अपने आप को दुनिया का मसीहा कहते हैं। क्या उन्हें सिर्फ ईसाइयों के लिए नोबेल पीस प्राइज चाहिए था, औरों के लिए नहीं? फिलहाल इस शो में इतना ही। काफ़ी अहम खबरें थी, टॉप खबरें जल्द आपको दे दी। कोशिश करेंगे जल्द से बनाएंगे वीडियो। कल थोड़ा शाम बिजी रही, चले गए घूमने, आपको पता है वजह, जो डेली व्यूअर्स हैं उन्हें। और आज सुबह से कुछ लाइट का टेक्निकल फॉल्ट था, इसलिए देर हो गई। तो माजरत चाहेंगे जिन्हें इंतज़ार करना पड़ा। यकीन मानिए अच्छी खबरें होंगी तभी बनाऊंगा, वरना छुट्टी। बोगस चीज़ आपको नहीं दूंगा, और झूठी तो बिल्कुल नहीं। सलामत रहिए, खुश रहिए।